Hello friends, today we are going to discuss about emotional intelligence. This is an important topic of teacher training curriculum and competitive exam curriculum. This topic is close to my heart because it links with our daily life also. It is responsible for success in our life. What is emotional intelligence and how it is useful for us? We will discuss it in this video. So let's move on and start our today's topic, that is इमोशनल इंटेलिजेंस. हिंदी में कहें तो संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि. सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जान लें कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इमोशंस एंड इंटेलिजेंस, in which emotions deal with our internal conscious state. It is the expression of our personal experiences. We cannot see them, but we can observe through behavior associated with emotions. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, इमोशंस यानी संवेग और इंटेलिजेंस यानी बुद्धि. तो संवेग का अर्थ क्या होता है? संवेग वो होते हैं जो हमारी आंतरिक चेतन अवस्था को बताते हैं. यानी हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस का एक्सप्रेशन जो हमारे बिहेवियर में शो होता है वो हमारे इमोशंस के थ्रू ही होता है, इमोशंस के द्वारा ही होता है. तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा जो व्यवहार है वो हमारे इमोशंस के साथ में बंधा हुआ होता है. कभी हम खुश होते हैं तो हमारा व्यवहार अलग तरीके का होता है, जब हम दुखी होते हैं तो हमारे इमोशंस अलग होते हैं. तो जब इमोशंस अलग होते हैं तो वही हम एक्सप्रेस करते हैं, तो हमें बिहेवियर वैसा ही दिखाई देता है. दूसरा टर्म देखते हैं, इंटेलिजेंस. जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इंटेलिजेंस इस कैन बी डिस्क्राइब एट द एबिलिटी टू परसीव और इन्फर इंफॉर्मेशन and to retain it as knowledge to be applied towards adaptive behavior within an environment or context. यानी इंटेलिजेंस वह बुद्धि है या वह योग्यता है जो हमें ये बताती है कि हम इंफॉर्मेशन से किस प्रकार अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे. एनवायरनमेंट, उसमें एनवायरनमेंट भी अपना रोल प्ले करता है, या फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं वो भी अपना रोल प्ले करता है, और बिहेवियर के थ्रू उसको देखा जाता है. इन दोनों टर्म्स को मिलाते हुए इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म बना है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस वास्तव में है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज ओन एंड अदर्स फीलिंग. हम अपने अपने भावनाओं या संवेगों के साथ साथ दूसरे की भावनाओं और संवेगों को भी समझें और उन्हीं के अनुरूप निर्णय लें. हमारी यह क्षमता संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है. This concept was coined by Salovey and Mayer in 1990, but it was popularized by Daniel Goleman in 1995. इसको पॉपुलर करने का जो क्रेडिट जाता है वो डेनियल गोलेमैन को जाता है, इसीलिए इस सिद्धांत को डेनियल गोलेमैन का इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत भी कहा जाता है. अब वास्तव में देखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस वास्तव में है क्या. तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू यूज, आइडेंटिफाई एंड मैनेज इमोशंस इन अ पॉजिटिव वे टू गेट रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड डिफ्यूज द कॉन्फ्लिक्ट्स. यानी संवेगात्मक बुद्धि हमारी वह योग्यता है जो हमारे संवेगों को पहचानने में, उनको उपयोग करने में और उनको नियंत्रित करने में, और साथ ही साथ उनको एक सकारात्मक दिशा देने में हमारा योगदान देती है, हमें सहयोग देती है, ताकि हम तनाव से मुक्त हो सकें और अपने बीच में जो द्वंद्व हैं उनको शांत कर सकें. यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए जो तैयार करती है वह बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस होती है. इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ थ्रू विच वी डील विद अवर पर्सन. हम दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं यह हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल पर डिपेंड करता है. इन सिंपल वर्ड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस इज बीइंग ऑनेस्ट ऑल टाइम, नॉट नाइस ओनली. इट मीन्स टू बी अवेयर अबाउट ओन फीलिंग एज वेल एज अदर्स फीलिंग्स. हम अपने फीलिंग्स के लिए जितने अवेयर हैं उतने ही हम दूसरे की फीलिंग्स के लिए भी अवेयर होते हैं, तो वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को बताता है. These peoples are actually smart. What is the meaning of smart here? Smart means S means sincere, M means manageable, A means adorable, R means reliable and T means team worker और team leader. इसका मतलब जो जिन पर्सन्स की इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है
वो किसी भी सिचुएशन को आसानी से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वो जितने सिंसियर होते हैं उतने ही परिस्थितियों का सामना करने वाले होते हैं, सबके प्रिय होते हैं, सब उन पर विश्वास करते हैं और ये पूरी टीम के साथ काम करने पर विश्वास करते हैं, अकेले किसी काम को करने में विश्वास नहीं करते। अब बात करते हैं मेन एलिमेंट्स कौन कौन से। व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट? तो देयर आर 5 मेन एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट एंड फर्स्ट ऑफ them is self-awareness. Self-awareness means people with high emotional intelligence are usually self-aware. Self-aware means SWOT analysis. In short, it means it is the analysis of our strength, our weaknesses, our opportunities and threats. We are quite aware about that what are our strengths, how can we use them. They understand, these people can understand their emotions, they are confident because they trust their intuition and do not let their emotions get out of their control. They know their strengths and weaknesses and they work for these areas so they can perform better. हिंदी में बात करें तो सेल्फ अवेयरनेस को हिंदी में बोलते हैं आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने लिए जागरूक होना, अपनी जो प्लस और माइनस पॉइंट्स है उनके बारे में जागरूक होना, यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी क्या क्या कमजोरियां हैं, कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो। इतना अगर आपको पता है कि आपको किस कंडीशन में कैसे बिहेव करना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, तो आप सेल्फ अवेयर हैं। ऐसे व्यक्ति कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वास बहुत होता है इनमें, क्योंकि ये इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और इसीलिए किसी भी फील्ड में ये सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मीन्स एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस। People who self-regulate typically do not allow themselves to become too angry or jealous, and they do not make impulsive, careless decisions. They think before they act. Characteristics of self-regulation are thoughtfulness, comfort with change, integrity, and the ability to say no. Self-regulation मतलब आत्म नियंत्रण। ऐसे व्यक्ति जो जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। वे ना तो बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, ना किसी से उन्हें चिढ़ या जलन होती है, ना उन्हें इसके लिए कोई दूसरा भड़का करके एक्टिवेट कर सकता है। वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं, पहले सोचते हैं उसके बाद कोई काम करते हैं। इसीलिए इनके अंदर ना कहने की भी क्षमता होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इन्हें अपने इमोशंस को किस प्रकार से कंट्रोल करना है। थर्ड इसका जो मेन एलिमेंट है वो है मोटिवेशन। Motivation means to influence people. People with a high degree of emotional intelligence are usually motivated. They are willing to defer immediate result and long-term success. They are highly productive, love a change, and are very effective in whatever they do. मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा, यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो बहुत अभिप्रेरित होते हैं, वो परिस्थितियों का सामना करने के लिए और या उनको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए सब इन्हें पसंद भी करते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है एम्पैथी। एम्पैथी को समानुभूति भी कहा जाता है, यानी कि हम अपनी फीलिंग्स के जैसे किसी फीलिंग को में हम खुद को महसूस करते हैं, दूसरे व्यक्ति की जगह अपने आप को अगर हम रख के देखें तो सेम फीलिंग अगर हम महसूस करते हैं तो वो एम्पैथी कहलाती है। दिस इज परहैप्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इट इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द वांट्स, नीड्स एंड व्यू पॉइंट्स ऑफ दोज अराउंड यू, यानी दूसरे व्यक्ति के जो आवश्यकताएं हैं या उसका जो नज़रिया है या जो उसकी सोच है या उसकी फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, उनकी जगह स्वयं को रख करके अगर हम डिसीजन लेते हैं तो ऐसी एबिलिटी हमारी एम्पैथी कहलाती है। पीपल विद एम्पैथी आर गुड एट रिकॉग्नाइजिंग द फीलिंग ऑफ अदर इवन व्हेन दोज फीलिंग मे नॉट बी ऑब्वियस। They avoid stereotyping and judging too quickly and they live their life in a very open and honest way. ऐसे व्यक्ति जिन लोगों की हाई एम्पैथी लेवल होता है या समानुभूति का अनुभव बहुत उच्च होता है स्तर, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और वो अपना टिपिकल बिहेवियर शो नहीं करते, ना किसी के कहने पर तुरंत ही किसी के लिए बिहेवियर को अपने को जज कर लेते हैं, बल्कि
जीवन जीने का एक नया तरीका वो अपनाते हैं और सबके साथ में समान व्यवहार करते हैं। लास्ट इसका जो मेन एलिमेंट है वो है सोशल स्किल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सोसाइटी में रहने के लिए कौन कौन सी स्किल्स हैं, या लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों के साथ रिलेट करने के लिए स्किल्स कैसी हैं। जिन लोगों की ये स्किल्स अच्छी होती हैं उनके हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, और जिन लोगों में सोशल स्किल्स कम होती हैं उनका कंपैरेटिवली लो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। इट इज़ यूजुअली इजी टू टॉक टू एंड लाइक पीपल विद गुड सोशल स्किल्स। अनदर साइन ऑफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, those with strong social skills are typically team players. Rather than focus on their own success first, they help others and they shine. They can manage disputes and excellent communicator and masters at the building of maintaining relationship. यानी जिन व्यक्तियों की सोशल स्किल्स अच्छी होती है या हाई इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल होता है, वो किसी भी डिस्प्यूट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, वाद विवाद को सुलझा सकते हैं, अच्छे बोलने वाले होते हैं, संवाद बहुत अच्छा होता है, इसलिए ज़्यादातर लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है, और ये रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। अब बात आती है कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, जो जिन पर इमोशनल इंटेलिजेंस डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर जो है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। यदि व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होगा तो उसका संवेगात्मक बुद्धि का स्तर भी उत्तम होगा। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए पर्सन का फिजिकल और मेंटल हेल्थ का फिट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो फैक्टर है वो है फैमिली एनवायरनमेंट एंड रिलेशन। फैमिली का, जैसा कि हमें पता है कि फैमिली इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फॉर चाइल्ड। तो जैसा हम बच्चे को परिवार में वातावरण देते हैं, वैसे ही उसकी इंटेलिजेंस का लेवल डेवलप होता है। वो लोगों के साथ डील करता है, परिवार के सदस्यों के बीच में यदि संबंध बहुत स्ट्रांग है और वातावरण बहुत अच्छा है परिवार का, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल अच्छा होगा बच्चे का और सभी सदस्यों का। थर्ड इसका जो मेन फैक्टर वो है स्कूल एनवायरनमेंट एंड टीचर्स बिहेवियर। जैसा कि पता है हमें कि बच्चा घर के अलावा जो ज़्यादातर समय निकालता है वो स्कूल में निकालता है, तो स्कूल के एनवायरनमेंट का भी स्टूडेंट की इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। टीचर के बिहेवियर का भी प्रभाव पड़ता है। अगर टीचर का बिहेवियर सपोर्टिव है और वो स्टूडेंट की बात को सुनता है, तो स्टूडेंट की इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल हाई होगा, बजाय इसके कि टीचर उनको बात बात पे झिड़क कर या चुप कर कर बैठा देता है, तो बच्चा पूछने में कतराएगा और धीरे धीरे वो इमोशनली वीक होता चला जाएगा। सोशल एंड रिलेशंस एंड पीयर ग्रुप, जैसा व्यक्ति का या जैसा बच्चे का साथियों का समूह पीयर ग्रुप होता है या लोगों के साथ जैसे संबंध होते हैं, उसके ऊपर भी इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल इफेक्ट करता है। और लास्ट है नेबर्स एंड सोसाइटी। आपके पड़ोसी आपके साथ कैसे व्यवहार के साथ रहते हैं, या फिर आप सोसाइटी में लोगों के साथ किस तरीके से डील करते हैं, वो भी आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल को बहुत इफेक्ट करता है। यदि एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं और वह सभी एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल हाई होगा बजाय दूसरे लोगों के। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसकी वेरियस टर्म्स कौन कौन सी हैं जिसके हिसाब से हम बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। तो इसकी जो लोअर लेवल होता है वो होता है एंटीपैथी, और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उसको बोलते हैं कंपैशन। तो एक के बाद हम एक इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जब इसको हम डिस्कस करें उससे पहले एक एग्जांपल मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी, जिससे ये सारे स्टेप आपकी समझ में आसानी से आ जाएं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टूडेंट है या एक बच्चा है जिसे पिकनिक पर अपने साथियों के साथ जाना है। वो अपने पेरेंट्स से बाहर जाने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन पेरेंट्स उसके बाहर जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मना कर देते हैं, क्योंकि वहाँ का रास्ता खराब है और वहाँ जनरली एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन वो बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं मानता और अपने दोस्तों के साथ उस पिकनिक स्पॉट पर जाता है। अल्टीमेटली रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसे ये डर है कि वो घर पर माता पिता को ये बात नहीं बता सकता, तो वह अपने दोस्त को फ़ोन करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। यहाँ से हम इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल को समझना शुरू करते हैं, टर्म्स को समझना शुरू करते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है उसमें उसने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उसने बोला ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पेरेंट्स ने मना किया था फिर भी मैं यहाँ आ गया। तो उसके दोस्त ने उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। The situation in which other person shows negative response for a person's feelings or emotions. That means उसने आपको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि जब तुझे मना किया था तो तुझे जाने की कहाँ जरूरत थी, अब मैं क्या करूँ इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू अपने आप इस सिचुएशन को मैनेज कर। दैट इज कॉल्ड एंटीपैथी।
यानी जिससे उम्मीद से उसने आपको फ़ोन किया था, आपने उस उम्मीद को तोड़ दिया और आपने उसके अपोजिट ही बिहेव शो किया, एंटी बिहेवियर अपना शो किया, इस सिचुएशन को एंटीपैथी कहते हैं। इससे एक लेवल, ये सबसे लोएस्ट लेवल है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इसके बाद हम सेकंड लेवल पर आते हैं, जो कंपैरेटिवली लो लेवल तो है लेकिन इससे थोड़ा बेटर है। इसमें आपने अपने जब दोस्त को फ़ोन किया तो उसने आपसे बोला कि मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे तेरी इस प्रॉब्लम से क्या मतलब यार, तू खुद मैनेज कर, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलेगा, आई एम सॉरी मैं यहाँ पर नहीं हूँ और मैं बहुत बिजी भी हूँ, वैसे मैं आ नहीं सकता। यानी उसको आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो अटैचमेंट विद एनीबडी, एनीबडीज फीलिंग और इमोशंस। इस सिचुएशन को एपैथी कहते हैं, यानी न्यूट्रल रहेगा वो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता आपके इमोशंस का। थर्ड लेवल जो इमोशनल इंटेलिजेंस का है वो है सिंपैथी। सिंपैथी को हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति। इट इज द एवरेज लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बट ओनली सुपरफिशियल सपोर्ट्स। पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअल इमोशंस ऑफ अदर्स। मतलब अब वो आपसे ये तो कहेगा कि हाँ एक्सीडेंट हो गया, चल कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, वो आपको सांत्वना देने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सुपरफिशियल होगा, वो एक्चुअल आपके इमोशंस को और आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं करेगा या नहीं समझ पाएगा। इसके बाद फोर्थ लेवल जो आता है, वो फोर्थ लेवल है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी को हिंदी में समानुभूति कहते हैं, यानी अपने समान अनुभूति करना संवेगों की। इट इज अ हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इट इज एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स इमोशन। इसमें हम अपने आप को उसकी जगह रखकर देखते हैं कि ये सिचुएशन अगर मेरे साथ होती या मेरे साथ हुई है तो मैंने कैसे बिहेव किया था इस पर, या मैंने कैसे एक्ट किया था। अगर हम उसको लेते हुए चलते हैं और उसको सांत्वना देते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैंने इस सिचुएशन से ऐसे बाहर निकला और हम तेरे लिए ये ऐसा सोच सकते हैं, तो वो लेवल हो जाएगा एम्पैथी का, जो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस को शो करेगा। लास्ट और अपर मोस्ट या एक्सीलेंट लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो होता है कंपैशन। कंपैशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पैथी एंड एक्शन। यहाँ अभी तक आप केवल वर्बल बोल ही रहे थे उसको कि मैं तेरी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, एक्चुअल मीनिंग आप उसके इमोशंस का समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसमें एक्शन और आ गया। यानी आप उस परेशानी से उसको बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दोगे। आप उससे बोलोगे कि चल मैं तेरे घर चलता हूँ, तेरे पेरेंट्स से बात करता हूँ, या फिर हम बाद में इससे पेरेंट्स से बात करने जाएंगे, पहले तेरा मूड ऑफ है, चल तेरे को कहीं घुमा के लाता हूँ, या तेरा मूड फ्रेश करने की कोशिश करता हूँ। पहले आप उस लेवल पर उसको लेकर आएंगे और उसके बाद आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये जो लेवल है ये इमोशनल इंटेलिजेंस का हाईएस्ट लेवल होता है, संवेगात्मक बुद्धि का उच्चतर स्तर बोला जाता है, जिसे कंपैशन बोलते हैं। इस प्रकार हमने देख लिया कि अगर हम टर्म्स की बात करते हैं तो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंटीपैथी होता है और हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कंपैशन होता है। अब बात आती है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं उन लोगों के जिनकी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। तो मैं एक बार इनको ब्रीफ कर रही हूँ, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स परफेक्टली एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। बहुत क्लियर होते हैं इनके थॉट्स, इनको कोई आसानी से भड़का नहीं सकता, इनके थॉट्स को चेंज नहीं कर सकता, ये कंफ्यूज नहीं होते। जिन लोगों की हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरह से शो करते हैं और अपने बिहेवियर को और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के थ्रू उस सिचुएशन को डील करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दे कैन हैंडल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थ्रू देयर बिहेवियर एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दे गिव एंड टेक रिस्पेक्ट। चूंकि ये अडोरेबल होते हैं इसीलिए सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये दूसरों को खुद भी रिस्पेक्ट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन इन्फ्लुएंस अदर इजीली। हमने कहा था कि ये टीम वर्क में बिलीव करते हैं, तो इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, ये दूसरे लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस करने की वजह से ये लोगों के प्रिय बहुत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे नो वेरी वेल दैट हाउ टू बिहेव इमोशनली विद अदर्स। दूसरों की संवेगों को, भावनाओं को समझते हुए उनके अकॉर्डिंग बिहेव करना इन्हें अच्छे से आता है। दे बिलीव इन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क और लीडरशिप। ये लीडरशिप में विश्वास रखते हैं, टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। दे आर ऑलवेज काम एंड कूल। दे कैन अंडरस्टैंड थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो। दे आर सेल्फ रिलायंट, मॉरली ऑटोनॉमस एंड दे आर ऑप्टिमिस्टिक और गुड लिसनर। यानी ये आशावादी होते हैं, उम्मीद नहीं छोड़ते काम करने की और अच्छे श्रोता होते हैं। जब बात सुनते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सामने वाले की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। इसीलिए ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हाई इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन के होते हैं।
अब हम बात करते हैं कि हाई और लो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले पर्सन्स को अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करना है तो वो किस प्रकार करते हैं, आप कैसे पहचानेंगे। ये मैंने बीच में एक डायग्राम बनाया है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड हार्ट, यानी कि दिमाग के साथ साथ अगर आप फीलिंग्स और इमोशंस के साथ भी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं तो वो आप इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी वहां पर इन्वॉल्व है। यहाँ पे मैंने दो सिचुएशन ली है, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। इसके बेस पर मैं आपको हाई और लो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ एक सिचुएशन ये है कि एक बार कहीं किसी जॉब के लिए वैकेंसी आती है, तो वैकेंसी के लिए दो दोस्त अप्लाई करते हैं, लेकिन दोनों का बिहेवियर टोटली अलग है किसी भी सिचुएशन को डील करने का। जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लास्ट डेट खत्म हो चुकी है और अब फॉर्म नहीं लिए जा रहे। ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट पर्सन जो होता है वो वहां पर सामने वाले व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करके आता है और उन ऑफिस वालों को 10 गलत बातें सुनाकर आता है, जिसकी वजह से वहां बॉस नाराज हो जाते हैं और उसको वापस ऑफिस वहां से निकाल देते हैं और कहते हैं दोबारा यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी कंडीशन में दूसरा जो दोस्त जाता है तो वो वहां जाके कहता है कि मुझसे लेट हो गया अप्लाई करने में, मैं किसी कारणवश टाइम पर अप्लाई नहीं कर पाया। मुझे पता है आपके यहाँ सीट भर चुकी है, लेकिन अगर अगली बार आपके यहाँ वैकेंसी आती है तो आप प्लीज़ मुझे कंसीडर करिएगा। और वो अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस वहाँ पर देकर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है किसको जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी? ऑब्वियसली सिचुएशन सेकंड में जो पर्सन है उसकी जॉब के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पर सिचुएशन सेम थी, लेकिन उसको डील करने का और उसके लिए बिहेव करने का तरीका पर्सन्स का अलग अलग था। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से था, जहाँ फर्स्ट सिचुएशन में उस पर्सन ने अपने चांसेस को खत्म कर दिया जॉब के, वहीं सेकंड सिचुएशन में उसने जॉब ना होते हुए भी अल्टीमेटली जॉब ले लिया। अब बात आती है इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू और ईक्यू में जो मेन डिफरेंस है। पहले इसका मतलब बता दूं मैं आपको। आईक्यू का मतलब होता है हमारा मेंटल इंटेलिजेंस का लेवल, बुद्धि लब्धि, और ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल, संवेगात्मक लब्धि। हमारी लाइफ की जो सक्सेस होती है उसमें केवल 20% रोल हमारा आईक्यू प्ले करता है, जबकि 80% सक्सेस जो होती है वो हमारी ईक्यू पर डिपेंड करती है। अब इनके थोड़े मुख्य अंतर देख लेते हैं। फर्स्ट इसका जो डिफरेंट है कि IQ एंश्योर्स द सक्सेस ऑफ स्कूल एंड एकेडमिक्स, इट इज एबिलिटी टू थिंक। यानी ये चूंकि हमने बोला यह मेंटल लेवल से रिलेट करता है, इसीलिए ये सोचने की शक्ति है, हमारी सोचने की क्षमता है। व्हेन EQ इज एंश्योर्स आवर सक्सेस ऑफ लाइफ, इट इज एबिलिटी टू फील। ये दूसरे की फीलिंग्स को महसूस करने की क्षमता है। सेकेंड, IQ इज माइंड सेंटर्ड, EQ इज हार्ट सेंटर्ड। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट डिफरेंस का अगर देखें तो IQ डू नॉट अंडरस्टैंड इमोशंस, इसमें इमोशंस को समझा नहीं जाता, जबकि EQ जिस पर्सन में होती है ज़्यादा, वो इमोशंस को समझता भी है और साथ ही साथ में उनको मैनेज भी करता है और उस परिस्थिति से बाहर निकालने में दूसरे व्यक्ति को मदद भी करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट डिफरेंस का, दे शो फैक्ट टू कन्विंस पीपल। ये लोगों को कन्विंस करने के लिए फैक्ट्स उनके सामने रखते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास होता है। जबकि इमोशनली क्वेश्चन जिन लोगों का ज़्यादा होता है, ऐसे व्यक्ति लॉजिक प्रेजेंट करते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए। दे गिव लॉजिक टू कन्विंस द पीपल। नेक्स्ट डिफरेंस जो है IQ का, IQ इज हेल्पफुल टू गेट अ जॉब। अगर आपको कोई नौकरी लेनी है तो आपके इंटेलिजेंस के बेस पर आपको नौकरी मिल जाएगी, वो IQ है आपका। लेकिन आपको उस जॉब में सक्सेसफुल होना है और आप कितना प्रमोशन ले पाते हैं, आप उस जॉब को कितने अच्छी तरह से निभा पाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके EQ के ऊपर। क्योंकि EQ में केवल जॉब करना ही नहीं, बल्कि कई सारी चीज़ें आती हैं कि आप लोगों के साथ किस तरीके से डील कर रहे हो, ऑफिस स्टाफ, आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आप कैसे डील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये EQ के थ्रू मैनेज होता है। IQ refers analytical, mathematical and logical capabilities of a person, whereas EQ refers capabilities to use emotions and social skill. We are discussed it earlier. Next point है, we born with IQ, we cannot learn। हमारा जो mental level है, जो हमारा inborn है या hereditary है, वो हमारा IQ level है, जबकि EQ level हम develop कर सकते हैं। दूसरे की फीलिंग्स को जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा हम EQ का लेवल अपना डेवलप कर सकते हैं।
अब बात आती है कि बेनिफिट्स क्या हैं ईक्यू के, हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस के। तो मेन जो बेनिफिट्स हैं उसमें ये सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करता है, स्टूडेंट के अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज करता है, इट प्रमोट्स गुड लीडरशिप, ये लोगों को लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी करता है। इट इंक्रीज द कंपैशन टू अंडरस्टैंड द अदर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कंपैशन, दैट इज द combination of empathy and action. So if the person have high level of compassion, then we can say that the person have high level of emotional intelligence also. These person are optimistic, आशावादी होते हैं, गुड मोटिवेटर्स यानी दूसरों को बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट कर पाते हैं। दे मेंटेन रिलेशनशिप एक्सीलेंटली, ये बहुत अच्छी तरह से दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं और टीम वर्क में विश्वास करते हैं। तो ये आज हमने कुछ मेन पॉइंट्स पढ़े इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। अपनी बात खत्म करूं उसके पहले एक कोट कहना चाहती हूँ, एंगर इज वन लेटर शॉर्टर ऑफ डेंजर। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वी आर इमोशनली इंटेलिजेंट। इफ यू हैव हाई EQ and high IQ, then success will remain yours. Thank you.